जी, तो हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स। जो बुक्स मैं यूज़ करूँगा वो ये है जी, अ फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशंस विद मॉडलिंग एप्लीकेशंस, 11th एडिशन, ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है। ये डेनिस जी जिल का, ठीक है। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगा मैथमेटिकल मेथड्स। ये इसलिए यूज़ करूँगा कि मोस्ट जो लोग हैं वो उन्होंने ये बुक पढ़ा होता है इस बुक को, और इसमें से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, ये दो बुक्स हम यूज करेंगे, पैरेलल स्टडी जिसको कहते हैं। तो इसका आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। काफी अच्छी बुक है ये। अगर आप पीपीएससी के हवाले से डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स कवर करना चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट बुक है। हाँ, डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन पीपीएससी के हवाले से जो मैं मशवरा दे रहा हूँ वो ये है कि आप मैथमेटिकल मेथड वाला जो पोर्शन है, मैथमेटिकल मेथड वाला जो पोर्शन है, मैथमेटिकल मेथड वाला पोर्शन आप करें। चलें, शुरू करते हैं। जो जिल की बुक है इसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले बेहतर ये है कि आप मैथमेटिकल मेथड से इसको कवर करें। तो हम चलते हैं जी पे 377 पे। आपको याद रहे कि मैंने अपनी वीडियो नंबर 1 में जो प्लान बताया था, मैं थ्रू आउट उसी प्लान को फॉलो कर रहा हूँ। पहले दिन जो मैंने आपको प्लान बताया था, अभी तक हम उसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं। स्टडी प्लान जो बनाया था, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप पीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आप छोड़ सकते हैं। मतलब फायदा नहीं होता ना ऐसे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है। जी, चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले नंबर पे इसको हम थ्रू आउट कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। जी an equation involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variable, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। जैसे आप यहाँ पे आप देखिए कि y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास, अगर हम एक वेरिएबल का फंक्शन बोले तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स होता है। अगर हम दो वेरिएबल्स का फंक्शन बोले जैसे कि z इक्वल एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, तो ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है।
अब अगर हमारे पास एक वेरिएबल का फंक्शन होगा तो इस एक वेरिएबल के फंक्शन से जो आपके पास इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि दो टाइप्स की होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है और एक होती है जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। जैसे यहाँ पे उसने कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, तो ये आपके पास इसमें एक्स और वाई है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी ऑर्डिनरी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी पार्शियल डिफरेंशियल, क्योंकि इसमें u का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। तो हमें ऐसा लग रहा है कि u इज ए फंक्शन ऑफ x, y एंड z। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो इसमें z का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एंड z का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y। तो z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है इसमें y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट हो रहा है, आप चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। तो आगे उसने यही बताया हुआ है कि अगर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा तो ऑर्डिनरी होगी, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उसके बाद अगली बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, मतलब कि हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर हम, हाँ अब ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ऑर्डर फाइंड करने का क्वेश्चन, आपको कोई भी मल्टीपल चॉइस आ सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड इक्वेशन में, तो सबसे पहले नंबर पे आप देखें यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है और यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो सेकंड सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने देखना होता है। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन दूसरी ये जो पॉइंट नंबर 2 है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि पहली टर्म में सेकंड डेरिवेटिव है और जो दूसरी टर्म है प्लस के बाद जो दूसरी टर्म है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री डिग्री क्या होती है कि जहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो आपने देखना है कि उसकी पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब स्क्वेयर प्लस 2 डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 5 प्लस डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन, सबसे पहले नंबर पे आप इसका ऑर्डर कैलकुलेट करें। ऑर्डर कहाँ पे आ रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो इसमें 3 है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो इसका ऑर्डर आ गया 3। अब आपने जब जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो आप बाकी डेरिवेटिव इग्नोर कर देंगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव आप ऐसे इग्नोर कर दें। जब आपने डिग्री कैलकुलेट करनी है इसको भी इग्नोर कर दें। अब या तो यहाँ पे होगी डिग्री या यहाँ पे होगी डिग्री। अब आपने देखना है कि जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है।
अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी पावर 1 है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि डिग्री हमारे पास 2 होगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो आर्डर और डिग्री के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। चलो सही है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, बिल्कुल सही बात है। तो आर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग तो समझें कि एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इन कंडीशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे ये 3 बातें पूरी हो रही हों, वो लीनियर होती है। पहली बात ये है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑल ऑफ डिग्री 1। बात समझ रहे हैं कि चाहे dy ओवर dx हो, इसका ऑर्डर 1 है, लेकिन हमने डिग्री की बात करनी है, तो मतलब कि इसकी पावर 1 होनी चाहिए। चाहे इसका सेकंड डेरिवेटिव है, ऑर्डर जितना मर्जी हो, लेकिन इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। चाहे थर्ड डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री भी 1, मतलब कि डेरिवेटिव का ऑर्डर जितना मर्जी हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता जब आप बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। मैटर क्या करता है कि जो डिग्री हो वो 1 के इक्वल हो। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है? जो कंडीशन नंबर 2 है वो क्या है कि नो प्रोडक्ट्स ऑफ y और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपीयर, मतलब के वाई स्केयर या वाई क्यूब या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगली बात ये है वाई के साथ डी वाई ओवर डी एक्स नहीं होना चाहिए, वाई के साथ डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगली बात क्या है? इससे जो अगली बात है वो ये है कि नो ट्रांसडेंटल फंक्शन ऑफ वाई और इट्स डेरिवेटिव ओकर, मतलब ट्रांसडेंटल फंक्शन मैंने आपको कैलकुलस में बताया था, वो क्या होते हैं? कह रहा है कि ई की पावर में वाई नहीं होना चाहिए, मतलब ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है। साइन वाई या कॉज वाई या वाई स्केयर ये नहीं होने चाहिए। tan वाई ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रांसडेंटल फंक्शंस नहीं होने चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सारी बातें होल्ड करती हैं वो लीनियर होगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हम इसको देखते हैं। माइक ऑफ कर लें। लास्ट टाइम भी आपका माइक ऑन था, तो आज ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको बताने लगा था लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आके हम कहाँ पे, यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज में चलते हैं। वहां से हम ढूंढते हैं कि कौन सी लीनियर होगी और कौन सी नॉन लीनियर होगी। चले जी, यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहली इक्वेशन को हम चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले नंबर पे पहली टर्म की जो डिग्री है वो 1 है। पहली टर्म पास हो गई है। अब दूसरी टर्म पे चलते हैं। दूसरी टर्म में जो कोफिशिएंट है वो y का फंक्शन नहीं है।
ये भी कंडीशन ठीक है। और जो इस डेरिवेटिव की पावर है वो 1 है, ये भी ठीक है। उसके बाद जो कोफिशिएंट है वो y का फंक्शन नहीं है, ये भी ठीक है। और जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, ये भी ठीक है। यहाँ पे y का 0th डेरिवेटिव है, समझ रहे हैं? मतलब इसका डेरिवेटिव ही नहीं है ना, 0th डेरिवेटिव, मतलब कि y खुद है, तो ये कंडीशन भी ठीक है। और यहाँ पे y नहीं है, मतलब इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कहा जा सकता है, तो ये भी कंडीशन ठीक है। हम कह सकते हैं कि पहली इक्वेशन लीनियर है। अब हम दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं। अब दूसरी इक्वेशन जब हम चेक करेंगे, सबसे पहले नंबर पे इसको हम dy ओवर dx में रिड्यूस करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर dy इक्वल माइनस वाई स्क्वेयर dx, और dy ओवर dx इक्वल माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने कहा था कि वाई स्क्वेयर या वाई मतलब वाई का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि वाई स्क्वेयर या वाई क्यूब ये नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब है कि ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। ठीक हो गया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो u पहले नंबर पे ये देखें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में u जो है ये डिपेंडेंट है, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब है कि x y z जो है ये इंडिपेंडेंट है। अब कंडीशन ये थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इंडिपेंडेंट का जो सॉरी डिपेंडेंट का जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो थर्ड टर्म अगर देखें तो यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि इसकी डिग्री 2 है, मतलब इस टर्म की डिग्री 2 है। तो कहने का ये मकसद है कि डिग्री 1 होनी चाहिए थी, डिग्री 2 है, तो ये भी नॉन लीनियर है। इसी तरीके से बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब लीनियर और नॉन लीनियर चेक करना तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जी टॉपिक 9.7, यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन 9.7, सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स नॉट कंटेनिंग डेरिवेटिव्स। तो जैसे ये देखें, अगर ये आपके पास इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंशियल्स शामिल है, डेरिवेटिव शामिल है। काइंडली डिस्कस पार्ट 5। अच्छा चलिए कर लेते हैं, अभी जरा मैं ये बता दूं। तो इसका इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा ना वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव नहीं होगा, जिसमें डिफरेंशियल्स नजर नहीं आएंगे। चलें जी, आपने कहा है तो हम पार्ट 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट 5 आ गया है। पार्ट 5, तो पार्ट 5 है जी dy ओवर dx इसका स्क्वायर है इक्वल्स डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस y
और इसकी पावर है जी 3/2। अभी अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो लेफ्ट साइड से तो हमें अंदाजा हो रहा है कि जी डेरिवेटिव की कोई ना कोई पावर है, लेकिन राइट साइड से इस 3/2 की वजह से हमें यहाँ पे कोई अंदाजा नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 = 2 है, इसमें आप कुछ भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते जाएं, इसको फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स ने हमेशा इक्वल रहना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस 2 को खत्म करूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा dy/dx, इसकी पावर आ जाएगी 4, और ये आ जाएगा d²y/dx² प्लस y, और इसकी पावर आ जाएगी 3, क्योंकि ये 2 खत्म हो गया इससे। अब हमारे पास एक फार्मूला है a+b³ इक्वल a³ + b³ प्लस 3a² + 3ab²। अगर इसको यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो ये फुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी dy/dx, इसकी पावर आ गई 4 इक्वल है जी, ये आ गया a, और ये आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3, ठीक है, 3 a² b प्लस 3, ये a आ गया और b², ठीक है जी। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सबसे पहले नंबर पे इसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑर्डर के लिए क्या करना है जी, इसमें सबसे पहले देखना है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पे है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे है जी सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, और यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि ऑर्डर इसका सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये सेकंड ऑर्डर है। उसके बाद डिग्री, तो सेकंड डेरिवेटिव के अलावा बाकी सारी इक्वेशंस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं ये इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसको इग्नोर कर रहा हूँ, और बाकी ठीक है। तो अब अगर पहली टर्म को देखा जाए तो यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो कि ऑर्डर था, उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। तो इसकी इस इक्वेशन की डिग्री 3 होगी, और ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि डिग्री जब 3 हो जाएगी तो ये मतलब लीनियर का तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लीनियर की डेफिनेशन में डिग्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री हमने डिस्कस कर लिया है। चेक करते हैं, ये अगर आपको आंसर पता हो तो बताइएगा कि क्या आंसर है इसका। ये यस आपने लिखा है जी, यस इन द क्वेश्चंस हैविंग एक्सपोनेंट in form of fraction, first it is necessary to make equation free of exponent लिखे यहाँ पे, then it is checked। हाँ अच्छा, एक्सपोनेंट में जो फ्रैक्शन है, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट में जो फ्रैक्शन है उसको खत्म, बिल्कुल सही बात है कि एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन खत्म की जाए। अगर फ्रैक्शन ना भी हो तो फिर भी उसकी पावर का अंदाजा लगाना चाहिए। जैसे पावर 3 है, तो ज्यादा से ज्यादा तो डेरिवेटिव की पावर 3 आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब आपको एक फार्मूला नहीं आता, आपके पास एक इक्वेशन है dy/dx, ठीक है, यहाँ पे आप 4 कर लें और यहाँ पे कर लें d³ y/dx³ प्लस y, और यहाँ पे आप कर लें 10। अब आप
10 का फार्मूला तो ओपन नहीं करेंगे, तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि एक बार इसकी पावर 10 जरूर आएगी, एक बार इसकी पावर 10 जरूर आएगी, क्योंकि बाइनोमियल जो थ्योरम है a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन ए रेज टू पावर n माइनस वन और बी। मतलब कि इस a की पावर अब डिक्रीज हो रही है, n माइनस वन है, फिर n माइनस टू आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा a की पावर n आ सकती है, मतलब इस पहली टर्म की पावर 10 आ सकती है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो क्यूब है, तो क्यूब की पावर जब 10 आ जाएगी तो 10 डिग्री हमारे पास हो जाएगी। तो ये एक अंदाजा हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं कि जो भी इसको एडिशन करने के बाद भी जो पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन जो है वो उसका आंसर होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक वैसे पीपीएससी के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद ये इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस आ जाती हैं। तो पहली डेफिनेशन है इनिशियल कंडीशंस की। कह रहा है इट इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना पड़ जाता है, जिसको कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है। इफ द कंडीशंस रिलेट टू वन वेरिएबल, यहाँ पे बात है कंडीशंस, अगर कंडीशंस एक वेरिएबल को रिलेट करें ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज y इक्वल टू वाई नॉट एट x इक्वल टू x नॉट। अगर कंडीशन इस तरह से हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y ऑफ x नॉट इक्वल y नॉट। तो इसका मतलब है कि ये y नॉट के इक्वल है जब इनपुट जो है वो x नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, एंड dy ओवर dx मतलब y प्राइम ऑफ x नॉट, मतलब y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है and dy over dx equal to y prime x naught at x is equal to x naught, where x naught belong to some interval, they are called initial conditions. One point boundary condition and x naught is called initial point। ठीक है, ये initial condition की बात कर रहा है और ये कुछ नहीं है। आवाज मेरी सबको जा रही है, आपका माइक कनेक्ट नहीं है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन है the problem of finding the solution of differential equation such that all the associated constraints relate to two different values of the independent variable is called two point boundary value problem। तो बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं वो बाउंड्री पे होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी डोमेन के एंड पॉइंट्स पर जो कंडीशंस हम डिफाइन करते हैं वो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। क्वेश्चंस देख के अंदाजा लगाना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। जैसे ये आपके पास एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक। और एक और चीज है कि जितना ऑर्डर होता है उतनी ही कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, जितना ऑर्डर होता है उतनी ही आपको कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है तो आपको दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। और अगर कंडीशंस इस तरह से हो कि सेकंड डेरिवेटिव है, इसके साथ दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन विदाउट डेरिवेटिव है और जो दूसरी कंडीशन है वो फर्स्ट डेरिवेटिव पे है, तो ये भी इनिशियल कंडीशन होगी। हाँ, अगर ऐसा होता कि एक कंडीशन होती कुछ इस तरह से और जो दूसरी कंडीशन होती वो कुछ इस तरह से होती। अब दोनों कंडीशंस जो है, ना पहली कंडीशन डेरिवेटिव पे है ना दूसरी कंडीशन डेरिवेटिव पे है, फिर ये जो दो कंडीशंस होंगी इस प्रॉब्लम के लिए ये बाउंड्री कंडीशंस होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा तो फिर ये इनिशियल कंडीशंस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखें, अब प्रॉब्लम 6 में आपके पास ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, दोनों कंडीशंस विदाउट डेरिवेटिव है, तो फिर ये 100% एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। हाँ, आपने भी सही कहा है कि जब इनपुट यहाँ पे देखें, यहाँ भी π/4 है और यहाँ भी π/4 है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनिशियल है। और जहाँ अब यहाँ पे इनपुट चेंज है और यहाँ पे भी चेंज है, तो हम कह सकते हैं कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, राना हसनैन, आपने सही कहा है। तो ये हमारे पास, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। जी, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आज हमने इसको स्टार्ट किया, कल हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं आप उनसे भी बात करें कि ऑनलाइन आप ज्वाइन करें। पहला लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा ताकि सबका फायदा हो जाए। तो ठीक है, कल बाकी हम इसको आगे से स्टडी करेंगे, यहाँ तक काफी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।